टीएसी ने डिविजनल कोर्ट की मांग कर दी है। पटना हाई कोर्ट के द्वारा आया था, उस डिसीजन को काउंटर करने के लिए एलपीए फाइल की है बीटीएसी ने। जो संघर्ष कर रहे थे संविदा वाले कार्यकर्मी, जो पक्ष के हित में डिसीजन नहीं आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जज साहब के सामने जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी दलीलें दी गई, वो दलीलें को मैनिपुलेट किया गया, वो फैक्ट सही नहीं दिया गया। अफवाह से बचें। कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आता है व्हाट्सएप के जरिए या फिर कोई भी सोशल मीडिया के जरिए, उसे आप रीचेक करें। आप समझदार नागरिक हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने जा रहा है और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक अच्छी खबर दे दूं कि आपने जैसा मांग किया था बीटीएसी के द्वारा, शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए आपने अपनी मांगों को बीटीएसी ऑफिस के सामने रखा था और साथ साथ आप जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी आप लोगों ने वार्तालाप किया था। बिल्कुल साथियों, वैसा ही हुआ है कि सरकार ने, बीटीएसी ने डिविजनल कोर्ट की मांग कर दी है। जो भी डिसीजन पटना हाई कोर्ट के द्वारा आया था, उस डिसीजन को काउंटर करने के लिए एलपीए फाइल की है, बीटीएसी ने एलपीए फाइल की है। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर एलपीए क्या होता है सर, और एलपीए क्यों फाइल किया जाता है। दूसरा मेन मुद्दा है कि क्वालिफाइड स्टूडेंट का अब क्या होगा, और दूसरा जो संघर्ष कर रहे थे संविदा वाले कार्यकर्मी, जो एएनएम है संविदा वाले, और बीटीएसी आखिर ये वैकेंसी कब तक क्लियर करेगी, क्योंकि साथियों ये वैकेंसी काफी पुरानी है और काफी दिनों से ये वैकेंसी जो है वो लटक रहा है। और इस वैकेंसी पे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है वो कोर्ट का चक्कर अभी और आगे कंटिन्यू होगा। इसके साथ साथ बात होगा कि अब फैसला किसके हाथ में आएगा सर, एलपीए लगने के बाद अब फैसला किसके हाथ में होगा। और मेन मुद्दा है साथियों कि अगली वैकेंसी में क्या एग्जाम होगी सर, इस पे भी बात होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को टी लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो दोनों स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, दोनों पक्ष के स्टूडेंट के लिए काफी वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हर एक बात को मैं समझाऊंगा बिल्कुल निरपेक्ष भाव से। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों सबसे पहले समझते हैं एलपीए क्या होता है। एलपीए ये सब जो टर्म आप देख रहे हैं ये कोर्ट का टर्म है। ठीक है, एलपीए जनरली इसे अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो लेटर पेटेंट अपील इसे बोला जाता है। साथियों जनरली सिंगल जज का जो भी डिसीजन आता है, वो डिसीजन से एक पक्ष के लोग अगर संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करते हैं, काउंटर करने के लिए, उस जजमेंट को काउंटर करने के लिए एलपीए फाइल करते हैं। साथियों एन अपील बाय अ पिटिशनर अगेंस्ट डिसीजन ऑफ सिंगल जज। ठीक है, इस एलपीए में जनरली मांग किया जाता है डिफरेंट बेंच का। ठीक है, डिफरेंट बेंच का मांग किया जाता है। डिफरेंट बेंच कहने का मतलब डबल बेंच बोल दीजिए या फिर इसे डिविजनल बेंच कह दीजिए, जहां पे अब इस केस का निर्णय एक से अधिक जजेस के द्वारा दिया जाएगा। साथियों जनरली ये देखा गया है कि जो भी मामला डिविजनल बेंच में जाता है वहां पे जो जज की संख्या होता है वो जनरली ऑड नंबर में होता है। ऑड नंबर कहने का मतलब 3 हो गया, 5 हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे दो पक्ष की लड़ाई चल रहा है तो एक जज एक पक्ष का दलील सुनेंगे और दूसरी जज दूसरी पक्ष का दलील सुनेंगे और तीसरा जज जो है ये दोनों का दलीलों का निर्णय लेंगे। साथियों ठीक है, आखिर एलपीए क्यों किया जाता है, अब इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो एलपीए इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पक्ष के हित में डिसीजन नहीं आता है उन्हें ऐसा लगता है कि जज साहब के सामने जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी दलीलें दी गई, वो दलीलें को मैनिपुलेट किया गया, वो फैक्ट सही नहीं दिया गया, जिसके कारण जजमेंट इधर उधर हुआ है। कुछ केस में यह भी दिखा जाता है कि मिस इंटरप्रेटेड, यानी जो लॉ है, जो कानून है, उसको मिस इंटरप्रेटेड किया गया है, जिसके कारण जो पक्ष डिसीजन से नाखुश हैं वो एलपीए की मांग करते हैं। क्या सर एलपीए में फैसला बदल जाता है, सिंगल जज का फैसला से फैसला बदल जाता है? बिल्कुल बदल सकता है साथियों, क्योंकि ऐसा केस देखा गया है। और सेम केस, मेंशन कीजिएगा, सेम केस बीटीएसी के द्वारा। बीटीएसी पहली बार एलपीए नहीं फाइल कर रही है। कुछ लोग को लग रहा है कि इलेक्शन के चक्कर में, ठीक है,
इलेक्शन के चक्कर में ये वैकेंसी को आगे बढ़ाने के लिए एलपीए फाइल कर रही है बीटीएससी। बीटीएससी एलपीए इससे पहले भी फाइल कर रखी है, आप जाकर वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उसका फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और निर्णय इधर से उधर हुआ है एलपीए फाइल करने के बाद। चलिए अब आगे थोड़ा सा समझते हैं कि एलपीए में मैं आपको बता दिया साथियों कि एलपीए में जनरली अप्रोच किया जाता है अनदर बेंच विथ मोर देन वन जजेज, इस पॉइंट्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। अगर देखिए एलपीए जिस कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया आप उसे काउंटर कर रहे हैं, तो उसी कोर्ट में आप इसे 30 दिन के अंदर काउंटर कर सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एलपीए फाइल करते हैं तो 90 डेज यानी 3 महीना का समय आपके पास है। इस अपील को हम लोग इंट्रा कोर्ट अपील भी बोलते हैं, क्योंकि सेम कोर्ट में ही इस अपील को काउंटर किया जा रहा है साथियों, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताया था उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। जैसे साथियों आप देखिएगा यहां पे एक केस था, काफी पुरानी केसेज है ना। मैं केस का नंबर नहीं बता रहा हूं क्योंकि, और ये जितने भी इंफॉर्मेशन है मैं पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट के जरिए सारा रीचेक कर चुका हूं, इसके बाद मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये भी सेम केस जो है साथियों वो बीटीएससी के साथ था, ठीक है। बीटीएससी को एलपीए फाइल करना पड़ा क्योंकि बीटीएससी जैसा चाह रही थी वैसा सिंगल बेंच का जजमेंट नहीं आया था। आप इसमें देख सकते हैं मिस्टर जस्टिस शरण सिंह के द्वारा जो है वो पूरा मामला को सिंगल जज के द्वारा देखा गया था, और ये जजमेंट रिजर्व, जैसे आपके केस में जजमेंट रिजर्व हुआ था, 24 अगस्त 2021 को जजमेंट जो है रिजर्व कर लिया गया था, और इसको कुछ दिन के बाद मतलब 1-2 सप्ताह के बाद जजमेंट आया था, और जजमेंट बीटीएससी के पक्ष में नहीं था। तो फिर बीटीएससी ने क्या किया देख सकते हैं, बीटीएससी ने फिर एलपीए फाइल किया। सब्जेक्ट देखिए 30 लेटर पेटेंट अपील एलपीए, जैसा कि आपके केस में भी जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसमें भी यही लिखा हुआ है 30 लेटर पेटेंट अपील एलपीए साथियों, ठीक है। ये बीटीएससी के द्वारा फाइल किया गया। जो भी सुनवाई हुआ था आप देख सकते हैं, अब इसी केस में 3 जजेज आ गए, ठीक है। और जजेज भी चेंज, ऐसा नहीं जो सिंगल बेंच का जज होता है वो उनको चेंज कर दिया जाता है एलपीए में। आप देख सकते हैं यहां पे जस्टिस चक्रधारी चरण सिंह, मिस्टर जस्टिस चक्रधारी चरण सिंह, ठीक है, क्योंकि नाम क्लियर पता नहीं चल रहा है साथियों। अब यहां पे देखिए जब एलपीए लगा तो यहां पे 3 जजेज ने इस निर्णय को सुना, जिसमें मिस्टर जस्टिस विकास जैन थे, मिस्टर जस्टिस रंजन गुप्ता, और इसके साथ साथ मिस्टर जस्टिस पीवी बजनथारी, ठीक है। तो क्या सर एलपीए में फैसला इधर से उधर हो सकता है? बिल्कुल फैसला इधर से उधर हो सकता है, और हुआ भी है साथियों, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बस ये मान लीजिए कि अब जो भी जजमेंट आएगा वो जजमेंट में आपका पक्ष भी सुना जाएगा, ठीक है, और सटीक जजमेंट आएगा साथियों। जैसे आपका केस के बात कर लेते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट हमारे पास है। देखिए एलपीए लग गया है, सब्जेक्ट है 30 लेटर पेटेंट अपील एलपीए, ठीक है। पिटिशनर का नाम है स्टेट ऑफ बिहार, और इसका रिस्पोंडेंट है अर्चना कुमारी, ठीक है। जो पहले पिटिशनर थे और रिस्पोंडेंट कौन था? बीटीएससी था, है ना। अब रिस्पोंडेंट कौन हो गए? अर्चना कुमारी, और पिटिशनर हो गया स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे पिटिशनर का एडवोकेट का नाम भी मेंशन किया हुआ है, प्रदीप कुमार सिन्हा जो है वो बीटीएससी की तरफ से इस केस को देखेंगे, और अभी तक रिस्पोंडेंट का एडवोकेट का नाम नहीं आया है, इनके तरफ से कौन एडवोकेट है। अब अर्चना कुमारी जो संविदा वाला जो एएनएम है उनको भी अपना वकील को हायर करना पड़ेगा, और ये केस काफी दिनों तक चल सकता है साथियों, ठीक है। जब तक पूरी तरीका से केस का हर एक पॉइंट को नहीं सुन लिया जाएगा तब तक निर्णय नहीं आएगा। यानी अब जो समय है वो समय काफी दिनों तक लग सकता है, उसके बाद ही बीटीएससी के तरफ से कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए केस का जो भी अप टू डेट आएगा जेन्युइन अप टू डेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रोज का अप टू डेट मैं आपको देने चाहूं, ठीक है। कुछ ऐसा अप टू डेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, इस चैनल के जरिए, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनसे आप इंफॉर्मेशन को एकत्रित कर सकते हैं, या फिर आप पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, एक एक पॉइंट लेते हैं कि क्वालिफाइड स्टूडेंट का अब क्या होगा। साथियों अगर आप क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं तो आपको घबराना नहीं है,
कुछ दिन पहले आप पैनिक हो गए थे, उस टाइम भी वीडियो में आपको बनाया था और आपको समझाया था कि जो स्टूडेंट क्वालिफाइड होते हैं हमेशा सरकार उनके पक्ष में होती है, ठीक है, क्योंकि वो मेरिट के बेसिस पे क्वालिफाइड हुए हैं, वो मेहनत किए हैं और सरकार ने जैसे जैसे उनसे करवाया, सरकार भी तो चाहती है कि मुझे बेस्ट कैंडिडेट मिले, ठीक है, ताकि मैं इस राष्ट्र को सही निर्माण करूं, इस राज्य को जो है वो सही डायरेक्शन में ले जाऊं। इसलिए क्वालिफाइड स्टूडेंट के घबराना ही है। आप काफी ज्यादा घबरा रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि अब वैकेंसी रद्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र में हर एक का राइट्स होता है, ठीक है। पटना हाई कोर्ट है, सेकंड डिविजनल बेंचेज है, डिविजनल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी डिविजनल बेंचेज होते हैं। तो न्याय का प्रक्रिया जो है साथियों वो लंबा होता है, लेकिन सटीक न्याय मिल जाता है, ठीक है, ये चीज है। अब थोड़ा सा बात कर लेता हूं संविदा वाले कार्यकर्ता जो काफी संघर्ष कर रहे थे, ठीक है, काफी दिनों से इन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे, संघर्ष किया और इनके पक्ष में डिसीजन भी गया, ठीक है। अब इनको भी थोड़ा दिन और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब फिर से जब तक दोनों पक्ष की दलीलें नहीं सुन ली जाती है ढंग से, ठीक है, क्योंकि पहले तो मामला एक बेंच के सामने था, अब डिविजनल बेंच के सामने मामला चला गया, तो कहने का मतलब संघर्ष का लड़ाई थोड़ा और दिन तक करना होगा, है ना। अब आखिर ये वैकेंसी कब तक क्लियर होगा साथियों, तो आप सोच सकते हैं कोर्ट का मामला है तो वैकेंसी में काफी समय लग सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हियरिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हियरिंग कैसे मूव ऑन करता है, किस पक्ष में जाता है, कौन कौन सी पॉइंट्स रखा जाता है, ठीक है, उसके बाद ही मैं इंसान आपको बता सकता है कि कितना दिन ये केस चलेगा, है ना। अब फैसला किसके हाथ में आएगा, तो देखिए साथियों कोर्ट का मामला है ना, और कोर्ट अब डिविजनल बेंच में चला गया। जनरली देखिए एक चीज और मैं यहां पे काउंटर करना चाहता हूं, समझिएगा, सिंगल बेंच का जो मामला होता है साथियों ये जनरली वन साइडेड देखा जाता है ना। वन साइडेड कहने का मतलब क्या सर, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कोर्ट में जिसमें पास्ट का जो जजमेंट है अगर आप उसको इंक्लूड कर दीजिए, आप जो दलीलें दे रहे हैं आप उसको अगर पास्ट का जजमेंट को इंक्लूड कर देंगे तो ज्यादा चांस है कि डिसीजन आपके पक्ष में आ जाएगा, है ना। पास्ट का जजमेंट यानी कोई कोर्ट के द्वारा ऐसा मामला में कुछ बोला गया है। डिविजनल बेंच में क्या होता है कि डिविजनल बेंच में दोनों पक्षों की दलील को सुना जाता है, उसके बाद निर्णय को तैयार किया जाता है, और जब तक अगर 3 जज डिविजनल बेंच में उपस्थित है तो तीनों जजों की साइन होगी कि हाँ ये जो भी फैसला हम लोग दे रहे हैं तीनों सहमति से दे रहे हैं, तब जाकर जो है वो फैसला को फाइनल सुनाया जाता है। प्रोसेस काफी ज्यादा है ना। अब ये देखने वाली बात है कि ये फैसला किसके हाथ में जाती है। सरकार भी अपने तरफ से काफी कोशिश कर रही है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर अगली वैकेंसी में क्या होगा। देखिए अगली वैकेंसी 2023 का नियमावली पे होने वाला है, और 2023 नियमावली में ये मेंशन कर रखा है कि आप जो भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में एग्जाम होगा, है ना। तो आने वाली जो भी वैकेंसी होगी साथियों उसमें आप निस्संदेह पूर्वक ये मान सकते हैं कि एग्जाम होगा। जो फ्रेशर है उनको मैं बता दूं कि स्टडी इंडिया अड्डा पे फाउंडेशन बैच लगा हुआ था, है ना। फाउंडेशन बैच साथियों अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें जो है सफलता बैच का आपका सारा लेक्चर मिल जाएगा। मिडवाइफरी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जितने भी टॉपिक है न्यू सिलेबस पे उसका सारा आपको नोट्स, वीडियो क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मामला क्वालिफाइड स्टूडेंट के साथ फंसा था, जिसको लेकर सफलता बैच में अभी लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैं स्क्रीन पे एक नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर के जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन से आप ज्वाइन कर सकते हैं सफलता बैच, है ना। वहां पे आपको संपूर्ण सिलेबस पढ़ाया जाएगा, आने वाली जो वैकेंसी है उसको देखकर, ठीक है। लाइव क्लासेस चलेगी, टेस्ट भी होगी, हर एक फैसिलिटी यहां पे है। और इसी के बदौलत साथियों, यही सिस्टम के बदौलत बिहार में ये जो वैकेंसी है उसमें सबसे ज्यादा एएनएम क्वालिफाइड हुए हैं।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अफवाह से बचें। कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आता है व्हाट्सएप के जरिए या फिर कोई भी सोशल मीडिया के जरिए, उसे आप रीचेक करें। आप समझदार नागरिक हैं, आप एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। सिंपल सी वेबसाइट है, गूगल पे BTSC सर्च करना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।